हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए यहां देखेंगे, मुझे यहाँ पे शब्द दिख रहा है डिस्क्राइब द टर्म डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि हमने कल देखा है। उसके बाद बेटा प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रही हूं, 2 का ए और बी, जरा ध्यान से सुनना है बात को। ERM does not create a risk free environment। देखो ये कहता है कि हम रिस्क से नहीं बच सकते, आपको याद है, लेकिन रिस्क से ओवरकम करने की सोच सकते हैं। Rather it enables management to operate more effectively in the environment filled with risk। ठीक बात है, attitude of the seizing the opportunities। In view of this statement, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन द वेरियस बेनिफिट्स, पूछना खाली एक ही लाइन चाहते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ERM, लेकिन आपसे कहते हैं कि ऊपर जो लाइन लिखी है कि हम रिस्क खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रिस्की इन्वायरमेंट में और बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं अगर ERM का इस्तेमाल करें तो बताओ ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, किसके लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट के लिए of any entity seek to achieve implementing the ERM process within the entity। तो ये बातें हमारी नोटबुक में लिखी हुई हैं कि भाई रिस्क स्ट्रैटेजी की अलाइनमेंट है, उसके बाद लिंक रिस्क ग्रोथ एंड रिटर्न्स है, सीजेस अपॉर्चुनिटीज हैं, एनहांसेस रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं। उसके बाद बी वाले को ध्यान से देखना है। A business organization is planning to switch on to a integrated software। इसका मतलब अभी तक वो लोग नॉन इंटीग्रेटेड चलाते रहे होंगे, अब वो चाहते हैं कि हम इंटीग्रेटेड में शिफ्ट हो जाएं। अब ठीक है, फॉर अकाउंटिंग एज वेल एज टैक्स कंप्लायंसेस इंस्टेड ऑफ, लिख भी दिया, सेपरेट फॉर टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड प्लीज, मैंने चंदन को बोल दिया वो रख देंगे। हाँ बात हो गई, हाँ बात हो गई है उनसे, हाँ 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 मैं क्लास में हूँ। Being an consultant to the management, you are required to advise them various pros and cons। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर बोथ टैक्स एंड अकाउंटिंग कंप्लायंसेस। तो बेटा फायदा क्या? एक सॉफ्टवेयर में पैसा कम, मैनेजमेंट का खर्चा कम, आसानी से मैनेज हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है? कल ही देखा था, डेटा सेफ्टी का इशू है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, स्पीड कम हो सकती है और सिंगल पॉइंट फेलियर हो सकता है। ये बातें हम देख रहे हैं। अब देखो इतने सारे चैप्टर में इतनी सारी बातों में से ये छोटी छोटी बातें निकाल के पूछ रहे हैं। ये बात मैंने बार बार आपको बोली है। उसके बाद ये आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। आर्किटेक्चर, ये CBS चैप्टर नंबर 5 का सवाल है। अभी तक जो बात हमने देखी है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ goals to be achieved while implementing BPA। The objectives must be smart, specific, measurable, attainable, relevant and timely। बेटा आपको अब आपके मन में विचार आ रहा है, मैम कैसे पता चला ये स्मार्ट है, क्यों सीटा क्यों नहीं है, स्मार्ट क्यों है? गोल्स और ऊपर से स्पेसिफिक लिखा है while इम्प्लीमेंटिंग द BPA, इम्प्लीमेंट करते वक्त। ठीक है, इतनी बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी जो देखनी बची है, वेब एप्लीकेशंस, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5। उसकी बात करेंगे। एसिंक्रोनस सिंक्रोनस अटैक्स चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी, क्रिप्टोग्राफी भी इस वाले में मैं आपको समझा दूंगी। डेटा फ्लो डायग्राम्स की डेफिनेशन है, वो जब हम सारे फ्लोस पढ़ लेंगे तब देखेंगे। सर्वर की बात मैं अभी करूंगी, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर चैप्टर नंबर 3 में। तो यहां पर देखिए
कुछ बच्चे ये कह सकते हैं अभी, या आपको कुछ टीचर्स या कोई भी, कि अब EIS में भी केस स्टडी आने लगी है। आप चाहें तो इस बात को केस स्टडी मान लो, जिस ढंग से इन्होंने लिखा था कि आपको एक केस दिया हुआ है कि ये ऐसा ऐसा चाहते हैं, अब बताओ मैं क्या करूं। लेकिन हमें हमेशा पता है, हम ना जब CA फाइनल का कॉस्टिंग पढ़ते थे ना, तो हमारे ना टीचर ने एक बड़ी अच्छी बात हमें बताई थी कि बेटा कॉस्टिंग का पेपर ना हमेशा कम से कम 1.5 पन्ने का क्वेश्चन आएगा फाइनल में, 2 पन्ने का। ठीक है, तो होगा क्या, जब तुम शुरू से पढ़ोगे ना तो बड़ा तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तो सबसे पहले ना 2 आखिरी लाइंस पढ़ लो, उससे तुमको ये अंदाजा लग जाएगा कि मुझे ऊपर ढूंढना क्या है। आपको बात समझ में आ रही मैं क्या कह रही हूं? जैसे यहां लिखा, एक्सप्लेन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन सिंगल सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स, तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड पूछ रहे हैं। हो सकता है वही कोई लिखी हुई बात मुझे ऊपर मिल जाती, तो मैं सिर्फ उसी पॉइंट को ही ऊपर ढूंढूंगा, वरना मुझे कई बातें जबरदस्ती की भी पढ़नी पड़ेंगी और माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो आप भी कभी अगर ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, तो प्लीज पहले आखिरी की 4 लाइन पढ़ लीजिए, उससे आपको उस क्वेश्चन को किस नजर से देखना है उसका अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले पीछे चलते हैं। कल कई सारी बातें हुई, कंपोनेंट्स, यूजर, वेंडर, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वेब पोर्टल एंड द लास्ट इज पेमेंट गेटवे। टेक्नोलॉजी 4, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी एंड EDI। ठीक है, और हमने देखा, अब देखो अभी ये बात तुरंत दिखाने का इंटेंशन यही था कि आप इस बात को समझ सकें कि कुछ भी चीज लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट के अंदर के भी पार्ट्स को वो कंपलसरी में पूछ रहे हैं कि बताओ कि ये क्या होता है, और इतनी आसान सी बात है, 2 नंबर भी जाएगा और नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। चलिए उसके बाद गाइडलाइंस, बिल और प्रोडक्ट शिप कर दिया है, डिलीवर होने वाला है, अगर पसंद आ जाए तो पेमेंट और ना आए तो रिटर्न। तो हमने देखा कि बिल की क्या क्या बातें दिखानी होंगी, फॉर्मेट, डिटेल्स और GST। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की वारंटी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके बाद शिपिंग, कब भेजा है, कैसे भेजा है, कब भेजा है और वो कब पहुंचेगा। डिलीवरी में कब, कहां, कैसे और किसको। ठीक है, पेमेंट मोड, COD, और अगर कोई स्पेशल मोड किसी के लिए अवेलेबल है तो वो भी आपको मुझे समय से बताना होगा। उसके बाद रिटर्न, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, कौन सा प्रोडक्ट कितने दिन के अंदर, कैसा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और कैसी कंडीशन में वो वापस होगा। उसके बाद वी हेडेड टुवर्ड वर्क फ्लो, आर्किटेक्चर। तो चलिए इसको ध्यान से सुनिए। आर्किटेक्चर का मतलब होता है जब भी मैं किसी सिस्टम को बनाऊंगा तो कितने लेयर्स में या कितने स्टेप्स में उन बातों की मैं डेलीगेशन करूंगा। इसका मतलब हर एक सिस्टम में कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो कोई कंपोनेंट किसी काम को करता है और कोई कंपोनेंट किसी काम को करता है, तो उस बात का एलोकेशन कहलाता है टायर आर्किटेक्चर। तो पहले काम तो हमेशा 3 ही होते हैं, इंटरैक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। लेकिन 2 टायर में कितनी जगह बंटवारा होता है, 2। ऐसा 2 का मतलब इंटरैक्शन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस। लेकिन 3 टायर में 3 लेयर, प्रेजेंटेशन फॉर इंटरैक्शन, एप्लीकेशन फॉर प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस फॉर स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद वर्क फ्लो, कस्टमर विल लॉग इन फ्रॉम वेबसाइट और थ्रू मोबाइल फोन्स। उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर विल सेंड टू द वेयरहाउस, ऑर्डर विल बी शिप्ड एंड विल सेंड टू द कस्टमर। पेमेंट गेटवे उससे पहले, और पेमेंट गेटवे में अगर उसने COD लगाया है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि डिलीवरी के बाद ही होगा, इसलिए हमने उस स्टेप को डिलीवरी के बाद रखा है।
उसके बाद रिस्क की बात हुई तो हमने देखा कि देखो ई कॉमर्स जितना अच्छा दिखता है उतना है नहीं। एक तो टाइम डिले हो सकती है, क्वालिटी इशू हो सकता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की का गैप है, उसके बाद फ्रॉड के चांसेस हैं, द एक्चुअल और ऑर्डर्ड में बी डिफर्ड, ओवर स्पेंडिंग का खतरा होता है डिस्काउंट्स के लिए, क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं। कल यहां तक बात की थी। आज और कल की क्लास इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे ज्यादा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो कुछ छोटी बातें बची हुई हैं उनको हम लोग देखेंगे, लेकिन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बाद जैसे डिजिटल पेमेंट्स, कंट्रोल रिलेटेड टू ई कॉमर्स, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज है, लेकिन ये आज जो ऐसी बातें हम पढ़ रहे हैं जिनको हमने पहले कभी सुना हुआ नहीं है। यहां पे देखेंगे बेटा, ब्लर आ रहा तो अभी ठीक हो जाएगा। एक शब्द है, आप नहीं लिख रहे हैं अभी, प्लीज कुछ मत लिखिए प्लीज। लेकिन हमारे चैप्टर में इस हेडिंग को दिया गया है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। ये शब्द कंप्यूटिंग अब हमारा साथ कम से कम 2 दिन नहीं छोड़ेगा, तो बात को समझ लेंगे। अभी कुछ शब्दों की चर्चा हम लोग करेंगे जिससे हमारा पूरा 2 क्लास आगे की चलेगी। टेक्नोलॉजीज, देखो अगर मैं इसको तोड़ू तो मुझे मिलेगी टेक्निक प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जैसे हम बायोलॉजी बोलते हैं तो द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, हम जूलॉजी बोलते हैं तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी कहते हैं तो दैट मीन्स द स्टडी ऑफ टेक्निक्स, कि कौन सी चीज मुझे कहाँ लगानी चाहिए, किस काम के लिए, उस यूज को कहते हैं टेक्नोलॉजी। जब भी हम बात करते हैं यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो भाई टेक्नोलॉजी का मतलब कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा वो कहलाता है टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटिंग, ये शब्द आगे आपको बहुत बार मिलेगा इसी चैप्टर में, लेकिन क्या होगा मैं बार बार नहीं बताऊंगी। बेटा कंप्यूटिंग का मतलब होता है जब मैं किसी भी टास्क या किसी भी फंक्शन या किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर या उससे रिलेटेड किसी भी कंपोनेंट का इस्तेमाल करता हूं, तब वो चीज कहलाती है कंप्यूटिंग। इसका मतलब किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब मैं किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं, देखो कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, टू कंप्यूट द रिजल्ट। अगर मैं कहूं आई एम कंप्यूटिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन एसएससी, तो इसका मतलब क्या है, मैं उसकी टैक्स लाइबिलिटी को फाइंड आउट कर रही हूं, प्रोसेस कर रही हूं, दैट इज नोन एज कंप्यूटिंग। इसका मतलब किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब किसी भी प्रकार की टेक्निक्स का यूज होगा उस बात को कहेंगे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब आगे आपको कुछ भी दिखेगा तो ये बात तो तय है कि उसमें कोई ना कोई काम प्रोसेस हो रहा होगा विथ द यूज ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजीज। हमारे आगे की बात यही है। और अब हमारा आगे का सवाल ये है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। मैम एप्लीकेशन एरिया से पहले तो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको अभी वर्चुअलाइजेशन के एप्लीकेशन एरियाज बताऊंगी और जब इसके टाइप्स बताऊंगी तो आप सच में सोचेंगे कि शायद मैं एग्जामिनर होता तो मैं शायद टाइप्स पूछता, ना कि एप्लीकेशन एरियाज। लेकिन आपको पता बच्चों को सिर्फ इसीलिए पेपर ये मुश्किल लगता है क्योंकि मन में उम्मीदें कुछ और होती हैं, क्योंकि हम लोग क्लास में बार बार बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में क्या हो जाता है, वैसी छवि बन जाती है। लेकिन जब उसके अलावा आजू बाजू से लिखी हुई चीज आती है तो हमें लगता है हवा ही नहीं लगी, हुआ क्या। लेकिन आपको भी पता है कि वो सारी चीज आपके कॉपी से ही आई है। तो यहां देखेंगे बेटा वर्चुअलाइजेशन,
वर्चुअल और आर्टिफिशियल दो अलग शब्द होते हैं बेटा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है वो चीज जो असली में तो नहीं है और असली के जैसा काम भी नहीं कर सकती है। मैम एक बार फिर से बताना। मैंने कहा आर्टिफिशियल का मतलब होता है वो चीज जो असली में नहीं है और असली के जैसा काम भी नहीं कर सकती है, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। मैम जैसे एग्जाम्पल, नहीं रोबोट्स आप आर्टिफिशियल में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे अभी बताती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई प्लास्टिक का सेब रखा है, क्या वो असली है? क्या उसको खा के असली के जैसी यूटिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। दिस इज आर्टिफिशियल। लेकिन जब भी हम बात वर्चुअल की करते हैं तो वर्चुअल का मतलब होता है वो चीजें असली में तो नहीं है लेकिन असली के जैसा काम कर सकती हैं, उन्हें कहते हैं वर्चुअल। समझ लो बेटा ध्यान से, अपने से हवा नहीं लगेगी। आर्टिफिशियल का मतलब है तो सही वो असली भी नहीं है और असली के जैसा काम भी नहीं करेगी। लेकिन जब भी हम कोई बात करेंगे वर्चुअल की तो वर्चुअल का मतलब असली में नहीं है लेकिन काम असली के जैसा करेगी। मैम अब इसका एग्जांपल बताओ। आपने कभी वर्चुअल रियलिटी गेम्स देखे हैं? आपके ऊपर एक VR गियर लगाया जाता है, ठीक है, और मान लो आपको कुर्सी में बिठाया और सिर्फ उसमें एक वीडियो चल रही होती है लेकिन आपको यह फील होता है अब तो रोलर कोस्टर से मैं नीचे ही गिर रहा हूं। इसका मतलब वो रोलर कोस्टर असली में तो नहीं है लेकिन मुझे असली का डर दे सकता है। दैट इज नोन एज वर्चुअल। बेटा अब यहां देखो वर्चुअलाइजेशन, इसका मतलब यहां तो मुझे पता चल गया विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बट कैन वर्क लाइक सम एक्चुअल थिंग्स इज नोन एज वर्चुअल। किसी चीज को वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट करने को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो मैम क्या चीज, कैसे, क्या होगा इसमें? तो ध्यान से सुनना है बेटा। उसके लिए एक बार मैं इसको हैशटैग लगा के फ्रीज करके यहाँ छोड़ रही हूँ, भूलना मत इसको। एक तो ना मेरे ही टाइम पे सब पेन खत्म हो जाते हैं। हट, नो इश्यूज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। वर्चुअलाइजेशन पे मैंने कहा चीजों को वर्चुअल रूप में क्रिएट करना है। इसका मतलब होंगी नहीं लेकिन असली के जैसा काम करेंगी। यहां देखना है बेटा, हम 3 लोग होते हैं, एक मैं यूजर, एक मेरा फोन और एक गूगल का सर्च इंजन जिसको जो मेरा काम करके दे रहा है। बड़े ध्यान से सुनना है बात। मैं यूजर, मैंने अपने फोन से कहा फोन जाओ जाके गूगल से ये XYZ वाली बात सर्च करके आओ। फोन गया गूगल सर्च इंजन के पास, उसने कहा मेरे यूजर ने XYZ के बारे में नॉलेज मांगी है, दो। उस XYZ का नॉलेज लेके मुझे दिखा किसके ऊपर? फोन के ऊपर। सुनने में फ्रंट एंड बैक एंड जैसी बात दिख रही है, उसी को कहते हैं क्लाइंट और सर्वर। बड़े ध्यान से सुनना है। किसी भी नेटवर्क में 3 लोग होते हैं। एक वो डिवाइस या वो व्यक्ति जो उस नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा, दूसरा होता है क्लाइंट। बेटा आपने कई बार बैंक में गए होगे तो आपने सुना होगा कि आज डिपॉजिट नहीं हो रहा है, बैंक का सर्वर डाउन है। सुना है कभी ऐसा कि आज अभी ट्रेन की कभी टिकट हम अवेलेबिलिटी देखते हैं तो कहता है सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। कभी इस टाइप की चीजें आपने अपने स्क्रीन पे आई हुई देखी है?
और हम बड़े एकदम घर में आके बता दे सर्वर नहीं चल रहा है, अभी कौन है सर्वर, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो चल नहीं रहा है। क्या होता है बेटा, सर्वर, देखो नाम ही क्या है, वन हु सर्व्स इज सर्वर, जो किसी भी प्रकार की नीड्स को पूरा कर सकता है उसे कहते हैं सर्वर। बेटा सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट होता है। मान लो हम कहें कि बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा, इसका मतलब बैंक का वो इंपॉर्टेंट सेंट्रलाइज्ड पॉइंट जहां से बैंक के सारे इंस्ट्रक्शंस रिलीज होते हैं, वो पॉइंट अभी एक्टिव नहीं है, उसकी वजह से यूजर और सर्वर के बीच में इंटरैक्शन नहीं हो सकता। मैम इसका मतलब क्लाइंट तो सिर्फ मीडिएटर हो गया, किसके किसके बीच में, यूजर एंड द सर्वर। हमारे केस में क्लाइंट है हमारा मोबाइल फोन, और सर्वर कौन है, सर्वर अलग अलग है जिनसे हम डेली बेसिस पे डील करते हैं। जैसे ICAI भी एक सर्वर है। आप अपने CA से रिलेटेड जो भी बात ढूंढनी होती है कहाँ जाते हैं, ICAI की वेबसाइट पे जाते हैं और वहां स्टोर्ड बातों को कलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब सर्वर कौन है, जो यूजर और क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, दैट इज नोन एज सर्वर। अब अगर मैं IRCTC के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वर की बात करूं बेटा, तो हमें पता है कि रेलवे इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन एक्चुअल ऑपरेशन। हमें पता है कि डेली बेसिस पे पर माइक्रो सेकेंड्स पे टिकट्स की बुकिंग होती है और ऐसे अलग अलग रूट्स पे बुकिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक जगह पे, जैसे मान लो आपने सुना नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के पास एक अपना डेटाबेस है जहां से वो सीट की अवेलेबिलिटी OLRT में पूरी करते हैं। किसमें, अब ये OLRT क्या है, OLRT इज ऑनलाइन रियल टाइम, ऑनलाइन रियल टाइम। ऑनलाइन रियल टाइम का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना है। आप ATM से पैसे, बस ATM में कार्ड डालो और ATM वाले मैसेज लिखना शुरू कर देते हैं, आपके बेटे ने कार्ड डाल दिया है, अब पिन भी डाल दिया, अब पैसे आने वाले हैं और आ गए। आप वहां पे 5 नोट गिनोगे नहीं, उससे पहले आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट अमेंड हो चुका है और आपका अवेलेबल बैलेंस अब ये है, होता है। दिस इज नोन एज रियल टाइम ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब जैसे ही एक इनपुट आया और इमीडिएटली डेटाबेस अपडेट हो गया, दैट इज नोन एज OLRT। लाइन में रहते रहते उसी वक्त डेटाबेस में चेंजेस आ गए, दैट इज नोन एज OLRT। बात समझ में आ रही है। अगर कभी तत्काल में बुकिंग करने की कोशिश की हो या बुक माई शो पे पिक्चर की टिकट बुक करने की कोशिश की हो, तो आपको सामने सामने दिखता है आपके सिलेक्ट करने से पहले कि ये 3 सीट्स भर गई, दिखता है आपको, पहले नहीं थी ग्रे, फिर ग्रे हो गई। इसका मतलब अब आपके लिए सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो वो कहलाता है सर्वर, जिसके पास सारा डेटा है। और अभी हमारे लाइफ में जो हम ज्यादातर सुनते हैं कि आपने सुना होगा कि डिलीटेड फोटोज भी रिकवर होती हैं। तो सोचो, इसका मतलब कोई तो एक डेटाबेस है जहां पे वो डेटा स्टोर्ड है। अगर कायदे से तो अगर आपने हटा दी तो वो फोटो खत्म हो जानी थी, लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। वो कहलाता है सर्वर। ये कौन, क्लाइंट, जो मुझे यहां तक पहुंचने में हेल्प करेगा। और ये कौन है, हम, जिसको सर्वर से काम है, किसके थ्रू। चलो अब ये हैशटैग यहां आ जाओ वापस। वर्चुअलाइजेशन, मैंने कहा कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे रिसोर्सेस को क्रिएट करना जो कि एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल के जैसा काम कर सकते हैं,
उस प्रोसेस को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। मैंने ये हैशटैग उस बात पे लगाया था कि वो कौन कौन सी बातें होंगी। उसका सबसे पहली बात है सर्वर। इसका मतलब मुझे ऐसी कोई बातें क्रिएट करनी है, ऐसा सर्वर क्रिएट करना है जो असली में तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए मेरे सारे डेटा को स्टोर कर सकता है। वो कहलाता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। अभी देखेंगे, सर्वर कोई डिवाइसेस, किसी प्रकार का कोई स्टोरेज, किसी प्रकार का कोई नेटवर्क, अगर इन सब चीजों को मैं क्रिएट करूं अपने एक्चुअल फिजिकल लोड को कम करने के लिए, तब वो प्रोसेस कहलाता है वर्चुअलाइजेशन। देखो एक और बात, मैंने आपको एक क्लास शुरू होने से पहले एक बात बताई थी कि हमारा स्कोप है कि पंखा हवा देता है, उसमें कौन से वायर हैं और कितनी बेरिंग लगी है वो हमारा स्कोप नहीं है। हमारा स्कोप है वर्चुअलाइजेशन कहते किसे हैं, वर्चुअलाइजेशन के लिए करते क्या हैं, वो हमारा काम नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो कैसे करेंगे, कैसे आप एक्चुअल डिवाइस के अंदर ही एक और वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता है। उसके लिए एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन ही चाहिए। बेटा एक याद रखनी है, एक जादू की बात बता रही हूं मैं आपको। अगर कोई भी टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन पूछेगा तो ये एक लाइन 100% लिखी जाएगी हर बार। ये क्या कहता है? ये कहता है कि वर्चुअलाइजेशन अलाउज द पार्टीशनिंग ऑफ, पार्टीशनिंग का मतलब टुकड़े करना, पार्टीशनिंग ऑफ द लार्ज रिसोर्सेज इनटू द स्मॉलर वंस, अलाउइंग ईच वन टू बी ट्रीटेड एज द सेपरेट वन। जैसे मान लो मेरा इतना बड़ा घर है, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये क्या एक लार्ज रिसोर्स है, लेकिन मुझे इतने क्या काम नहीं है। मैंने क्या किया, एक एक लकड़ी का फट्टा लगा के इसको 4 हिस्सों में बना दिया, और अब ये इतने इतने हिस्से अपने आप में अलग अलग घर बन गए हैं। दैट इज पार्टीशनिंग। अगर मैं किसी बड़े सर्वर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटूं, या चलो सर्वर की अगर बात नहीं भी करनी, बहुत बड़ी बात है, तो यहां देखेंगे ये है मेरा सीपीयू, जिसको हम कहते हैं प्रोसेसर। इसका मतलब यही वो हिस्सा है जो मेरे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। मान लो मेरे सीपीयू की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन काम आया छोटा सा, तो आपको नहीं लगता कि इसका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तो यूज पूरी ही होगी? प्रोसेसर तो अपनी पूरी कैपेबिलिटी से ही काम करेगा ना किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी अनयूटिलाइज्ड हो रही है। तो हमने क्या किया, इसकी कैपेसिटी को बांट दिया। अब ये हर कैपेसिटी अपने आप में अलग अलग टास्क प्रोसेस कर पाएगी। दैट इज नोन एज partitioning of the large resources into smaller ones and consolidation of, consolidation का मतलब इकट्ठा करना of smaller into a large one, जिससे मैं आगे चल के कोई बड़ा काम परफॉर्म कर सकूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थोड़ा बहुत ऐसे देखा हो, ये मेरे ऑफिस के कंप्यूटर हैं, ये एक डेस्क, ये दूसरा डेस्क, ये तीसरा डेस्क। आपने कई बार देखा होगा लैन से जब हम कनेक्टेड होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से, तो आपके इस वाले यूजर के कंप्यूटर में इस यूजर के कंप्यूटर का पूरा डेटा आ जाता है सामने, और आप जो चाहो वहां से उठा लो। और आप ये भी कर सकते हो कि एक काम आधा तू करके मुझे दे दे, आधा मैं कर ही रहा हूं, दोनों का काम डन हो जाएगा।
इसका मतलब या तो बड़े से प्रोसेसर को छोटे छोटे में या छोटे छोटे इंडिविजुअल को बड़ा बना के बड़े वर्कलोड को पूरा करने को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने फिजिकल वर्कलोड को कम करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाना चाहता हूं जो एक्चुअल में तो नहीं है लेकिन एक्चुअल के जैसा काम कर सकती है, लाइक सर्वर, resources, some devices or network. Virtualization allows the partitioning of a big resources into the smaller one with individual capabilities or consolidation of the smaller ones into the larger one जिससे वो बड़े टास्क को भी परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारे क्वेश्चन का आधा हिस्सा है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअलाइजेशन। चलो अब इधर देखेंगे, आप बनाते हैं एक मॉडल किसी भी चीज का। आपने एक बात देखी होगी कि आप सब और हमने सब ने बचपन में वो छैया छैया वाला मोबाइल देखा है, नहीं, जिसपे पहला बटन दबाते ही अरे वही बजता था यार, अभी भी शायद वही बजता ऑलमोस्ट। अरे सुन लो यार, देखो वैसी गला नहीं चल रहा, कितनी चीख चीख के कोशिश कर रहे हो तुम, नाटक कर रहे हो यार। इधर देखो, इधर देखिए प्लीज बेटा, इधर देखो प्लीज। मेरा इंटेंशन क्या है बड़े ध्यान से समझना है। आज जो बच्चे ये छैया छैया वाला मोबाइल चलाते हैं उनको ये बात पता है कि बटन कौन सा कैसे काम करता है। इसका मतलब 1 2 3 इनको पता है कि इन्हीं बटन्स को दबाने के बाद फोन लगते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को एक्चुअल मोबाइल में वही करते हुए देखते हैं। तो हम बच्चों को इसीलिए क्या कहते हैं, आजकल देखो हर पेरेंट्स छोटा छोटा लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो खेलने के लिए ABCD बोलेगा वो। तो वो बच्चा, आपको क्या लगता है कि जब सही में लैपटॉप पकड़ेगा तो उसको कभी भी घबराहट होगी? बिकॉज ही इज यूज्ड टू इट। उसको पता है कि ये लैपटॉप मुझे संभाल के रखना है, अगर ये टूट जाएगा तो मेरा खिलौना गया। इसका मतलब किसी भी एक्चुअल काम में आने से पहले हम कई बार चीजों को वर्चुअली ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल के पिक्चरों में आपने देखा है कि वो एक वीडियो बनाते हैं कि चोरी ऐसे की जाएगी। देखा आपने कोई भी पिक्चर में, वो आपको दिखाते हैं कि देखो ऐसे चोरी होगी, यहां से हम आएंगे, फिर उसके बाद ये होगा, यहां से ब्लास्ट होएगा, फिर हम ऊपर चले जाएंगे, फिर यहां तिजोरी रखी होगी, जो भी चीजें। इसका मतलब वो जगह एक्चुअली में है नहीं, लेकिन ऐसी क्रिएट कर दी गई जिससे मुझे आगे चल के उसके लिए ट्रेनिंग मिल सके। तो पहला एरिया ऑफ वर्चुअलाइजेशन होता है सर्वर कंसोलिडेशन। क्या अब इसका मतलब मुझे आपको अलग से बताना पड़ेगा कि छोटे छोटे सर्वर्स को मिला करके एक बड़ा सर्वर बनाना है जिससे बहुत सारे क्लाइंट और यूजर्स की नीड्स को पूरा किया जा सके। उसके बाद ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। एक्चुअल को यूज करने से पहले एम्प्लॉइज को वर्चुअल डिवाइसेस में ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो एक्चुअल में नुकसान कम करें। हम ये कभी नहीं कहते ना करें, लेकिन उससे कम करें। सर्वर कंसोलिडेशन का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे सर्वर्स को मिला के उनकी कैपेबिलिटी को बड़ा बना देना, कि अगर कल को कोई बड़ा डेटाबेस एकदम से स्टोर करना पड़ा तो वो इकट्ठे मिलके उसको स्टोर कर सकें। अभी हमने क्या देखा था पार्टीशनिंग में उनकी कैपेबिलिटीज को छोटा छोटा किया कि उनकी कैपेबिलिटीज अंडर यूटिलाइज ना रह जाएं। लेकिन कल को हो सकता है कुछ छोटे छोटे सर्वर्स हों लेकिन उनको काम करना पड़े कोई बड़ा, तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी में तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 4-5 लोग मिलके उस एक डेटाबेस को हैंडल करेंगे। दैट इज नोन एज सर्वर कंसोलिडेशन। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी। आपका गूगल ड्राइव इसका एग्जाम्पल है, iClouds इसके एग्जाम्पल हैं,
लेकिन गूगल ड्राइव तो हम सबने देखा होगा, देखा है ना। गूगल ड्राइव क्या कहता है, आपका जो भी डेटा है मेरे पास रख दो। कल को अगर तुम्हारा मोबाइल चोरी हो जाए, तुम्हारा मोबाइल टूट फूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो तुम्हारा डेटा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। अब कोई गूगल ड्राइव कोई सच्ची में जगह है क्या? नहीं, एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल के जैसे डेटा को स्टोर कर सकती है। दैट इज डिजास्टर रिकवरी। पोर्टेबल वर्क स्पेस। पोर्टेबल वर्क स्पेस ये है मेरा। अब तो आपको पता चल गया ये कंप्यूटर ही है, ठीक है। यहाँ नहीं, लैपटॉप है, ठीक है। पोर्टेबल है ना, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है मेरे 3 स्लॉट्स, ये है मेरे 3 स्लॉट्स जिसमें मैं किसी भी प्रकार के और एडिशनल डिवाइसेस को ऐड कर सकता हूं। ध्यान से सुनना है बात को, यहीं से समझ में आ जाएगी बात। ये वो 3 स्लॉट्स हैं जिससे मैं अपनी कोई भी एडिशनल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूं। मैं हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकता हूं, मैं पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकता हूं, मैं मोबाइल चार्ज कर सकता हूं। ये सारे के सारे स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर एक पेन ड्राइव लगी है तो क्या वो भी मेरे प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को यूज कर रही होगी? अगर आपने एक बात देखी होगी कि जब भी आप अपना फोन चार्जिंग में लगाते हैं लैपटॉप से, तो एक सवाल आता है, डू यू वांट टू अलाउ द एक्सेस ऑफ योर डिवाइस? अलाउ या डिसअलाउ का एक ऑप्शन आता है। जैसे आप अलाउ करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिवाइस उस प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को खुद भी यूज करने लगता है, लेकिन प्रोसेसर तो एक ही है। इसका मतलब प्रोसेसर कभी इस डिवाइस की नीड्स को पूरी करता है और कभी एडिशनल डिवाइसेस की नीड्स को पूरी करता है। दैट इज नोन एज पोर्टेबल, दैट इज ट्रांसफरेबल। मेरे प्रोसेसर के पास अधिकार है कि कभी वो इस डिवाइस की नीड्स को पूरी करे और कभी जो एडिशनल डिवाइसेस उसमें जोड़ी गई हैं उनको पूरा करे। दैट इज नोन एज अ पोर्टेबल वर्क स्पेस। बोलो ठीक है। 4 बातें बेटा, ये नई बात है, अगर रिवाइज ढंग से नहीं करोगे कभी याद नहीं रहेंगी। सर्वर कंसोलिडेशन, छोटे छोटे सर्वर्स को एक साथ करना। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, एकदम से एक्चुअल ना करके पहले वर्चुअल डिवाइसेस या एप्लीकेशन पे ट्रेनिंग ले लेना। डिजास्टर रिकवरी, कोई वर्चुअल जगह पे अपने डेटा को एज बैकअप रिकवरी मैकेनिज्म को यूज करना। उसके बाद अपने डिवाइस के साथ एडिशनल डिवाइसेस को जोड़ना और अपने प्रोसेसर को यह अधिकार देना कि वो जहां से नीड आए वहां का काम करे। दैट इज द ट्रांसफरेबल, दैट इज नोन एज अ पोर्टेबल वर्क स्पेस। बोलो ठीक है। एक छोटी बात इसमें और होती है मैम, 5 एरियाज हैं। हाँ, पोर्टेबल एप्लीकेशंस, इसका मतलब एप्लीकेशंस का मतलब मैंने आपको बताया द सॉफ्टवेयर्स और एनीथिंग विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर टास्क। इसका मतलब जब जिस टास्क की जरूरत होगी तब उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो ये था आपके इस वाले एग्जाम का क्वेश्चन, डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। 5 कौन कौन से? सर्वर कंसोलिडेशन, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, डिजास्टर रिकवरी, पोर्टेबल वर्क स्पेस एंड पोर्टेबल एप्लीकेशंस। आपको एक लाइन याद रखनी है और कसम खाना है कि जब भी वर्चुअलाइजेशन पूछेगा हम ये 2 लाइन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। मैम अभी तो 1 लाइन की बात ही नहीं, 2। एक, ये वो चीज है जो असली में नहीं है लेकिन असली के जैसा काम करती है। और दूसरा, इसको हम बड़े से छोटा कर सकते हैं इंडिविजुअली और छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ा कर सकते हैं। ये बात हमें कसम खा के लिखनी ही होगी। चलिए अब मैम अब क्या, अरे अभी से कहां लिख लो भाई, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं लिखाने लायक। सीरियसली खाली क्या पढ़ा है अभी? डेफिनेशन और एरियाज। एक पन्ने का टोटल नहीं लिखा है अभी तक। इधर देखो, ऐसे नहीं करो यार प्लीज।
लिखना अच्छी बात है, मैं खुद उस चीज के फेवर में हूं, लेकिन ये बातें आपको समझाने में ज्यादा समय लेंगी। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, पहला, चलो इसको पॉइंट्स में याद करेंगे, पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स। सबसे पहला तो वर्चुअलाइजेशन है, इसका मतलब एक्चुअल नहीं है, लेकिन एक्चुअल के जैसा काम करेगा। ये बात तो कसम खाई थी हमने। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन मीन्स creating a device which does not exist in reality but work as an actual device। ठीक बात है। दूसरा, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहला इसको और क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन। दूसरा, मैंने आपको बताया कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब ही होता है क्रिएटिंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बट वर्क एज एन एक्चुअल थिंग। तीसरी बात, अब जो मैं बात बोल रही हूं बड़े ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो सॉफ्टवेयर, बड़े ध्यान से सुनना है, वो सॉफ्टवेयर जो एक्चुअल डिवाइस से वर्चुअल डिवाइस बनाने में यूज होता है, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हाइपरवाइजर या फिर वर्चुअल मशीन मैनेजर। इसका मतलब द सॉफ्टवेयर which will be used for the purpose of hardware virtualization is known as hypervisor और वर्चुअल मशीन मैनेजर। क्योंकि बेटा इससे क्रिएट क्या होनी है? वर्चुअल मशीन। और वो सॉफ्टवेयर जो इस वर्चुअल मशीन को मैनेज करेगा दैट इज नोन एज हाइपरवाइजर। बोलो ठीक है। 3 पॉइंट कौन कौन सा? ऑल्सो नोन एज, पढ़ना है तुम लोगों को? नहीं पढ़ना तो निकलो, अभी कई देर से देख रही हूं मैं। ऑल्सो नोन एज, अरे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन means creating something that does not exist in reality but work like an actual device। तीसरा, the software which is used for the purpose of hardware virtualization is known as hypervisor or virtual machine manager। ठीक है। allows the partitioning of a large processor into the smaller ones and the smaller and the consolidation of smaller ones into the larger ones। आपको यहाँ पे हार्डवेयर है तो बेटा हार्डवेयर में क्या होगा? प्रोसेसर, उसके डिवाइसेस। तो ये बातें हो गई। नंबर 1 ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद उसका मीनिंग, कुछ ऐसा डिवाइस बनाना जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन एक्चुअल के जैसा काम करता है। वो डिवाइसेस जो वो सॉफ्टवेयर जो ऐसा करेगा, हाइपरवाइजर। और ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? बड़े प्रोसेसर को छोटे छोटे में बांटेगा और छोटे छोटे प्रोसेसर्स को बड़े में बांटेगा जिससे बड़ा काम भी परफॉर्म किया जा सके। बोलो ठीक है। तो पहला हो गया कौन सा? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। चलो इतना लिखो, पहले 2 और हैं लेकिन इसको लिखो, कोई बात नहीं। पहले स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन नहीं कर पाओगे दोस्त, थोड़ा समय लगेगा उसको समझने में। चलिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तक जो बातें हम डील कर रहे थे दैट वाज ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, और अब उसका तीसरा हिस्सा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर आए हैं। चलिए, मैं सबसे पहला है
virtualization. Virtualization means the creation of virtual version of devices, storage, resources, or even operating system to reduce the burden of the physical layers in the system. Virtualization allows the partitioning of into allows the partitioning of resources of larger resources लिखिए of larger resources into smaller ones, each having individual processing capabilities and consolidation of smaller resources into a large one by integrating their capabilities. उसके बाद application areas of virtualization. First is server consolidation. Server consolidation is used to consolidate many small physical servers into a large virtual server with integrated powers. Number 2 is training and testing. Training and testing. Virtual machines or devices are used to provide training to the employees
before handling the original ones. Number 3 is disaster recovery. Disaster recovery. This allows the user to store the data in the virtual form to क्या अब हम रिट्रीव का मतलब समझते हैं? जब जरूरत पड़े तब वापस ले लेना फॉर्म, टू रिट्रीव इट in case of data loss, that is backup and recovery mechanism. Number 4 is portable workspace. These technologies have used virtualization to create the portable workspaces in additional devices like pen drives, hard disks, iPods, etc. Number 5 is, आप चाहें तो एप्लीकेशन एरियाज के सामने लिख लीजिए नवंबर 18, पोर्टेबल एप्लीकेशंस. Virtualization allows the various applications to be run on the devices without the need of installing it in the system. इसके बाद टाइप्स की बात करनी है. हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जो मेरे साथ लिख रहे हैं. Types of virtualization. Number 1, इसको हम लोग पॉइंट्स में ही लिखते हैं, जिससे आप जब भी इसको, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, दिस हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. आईपीसीसी में लास्ट क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स पूछे जाते थे, और ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है.
तो ABCD करके लिखते हैं जिससे याद भी रहेगा. हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, बताओ. प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन, वेरी गुड, इज ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन. B is, it means creating a virtual device which can work like an actual device with an operating system. C is, the software used is known as hypervisor, और याद नहीं रहे तो वर्चुअल मशीन मैनेजर, क्योंकि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से जो मशीन बनेगी वो वर्चुअल होगी और उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा दैट इज वर्चुअल मशीन मैनेजर. द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ hardware virtualization is known as hypervisor or virtual machine manager. D is, it allows the consolidation of small physical servers into a large one so that processor can be used more effectively and कंसोलिडेशन भी अलाउ करता है, तो साथ में पार्टीशनिंग ऑफ लार्ज सर्वर इनटू smaller physical servers with individual processing capability. This is very 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 important. ये बहुत ज़्यादा important है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. मैं नीचे एक बात लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेशली क्यों बिना पढ़ाई लिख रही हूँ, उसके अलावा तीसरे वाले को नहीं लिखेंगे. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. Network virtualization is used to reduce the burden ऊपर वाली शीट बची किसी की? बची हुई है. फ्रॉम द फिजिकल नेटवर्क्स हो गया. इट मीन्स creating the artificial network
for providing better connectivity to the devices oblique users. लेकिन हमारी कसम वाली लाइन अभी भी नहीं आई है. It allows consolidation of small physical network into a large one and partitioning of large physical networks into smaller physical networks with individual capabilities, with individual connecting capabilities. स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. तीसरा हिस्सा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. लिख लें? चलो लिख लो फिर बता देती हूँ. हाँ यार तुम लोग बड़े आलसी हो यार. It means the apparent pool of data and information from multiple devices and even from multiple types of devices which are managed by a single server. इसके बारे में अभी बात करेंगे, बस अभी लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. Storage virtualization allows the access editing, deletion of the data stored from anywhere around the world by reducing the complexity of storage area network. Sometimes the users are even not aware about the servers. It is described as abstracting the logical storage
from the physical storage. ये टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, अभी इसके बारे में हमें बात करनी है। हाँ जी, ऊपर वाली शीट बची किसी की? हाँ जी, चलिए अब ध्यान से सुनना है। इसको समझाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहली बात, यहां पर हमने दो शब्द लिखे हैं, एक लिखा है मल्टीपल डिवाइसेस और एक लिखा है मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। अगर ये दोनों एक ही होता तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने लिखा मल्टीपल डिवाइसेस एंड इवन फ्रॉम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है बेटा? अगर हम बात करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस की, तो इसका मतलब हम एक कैटेगरी के डिवाइस की बात कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत सारी है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स इज नोन एज मल्टीपल डिवाइसेस। लेकिन मल्टीपल टाइप ऑफ डिवाइसेस का मतलब सम मोबाइल फोन, सम लैपटॉप्स, सम डेस्कटॉप्स और सम आईपैड्स, वो सारी बातों को कहते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। बोलो ठीक है? आप में से शायद कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं, पहले लिख लीजिए प्लीज। हाँ जी, अभी कोई लिख रहा है? चलो बेटा प्लीज, ये सारी बातें नहीं आनी अपने से समझ में। एक बात हो गई मल्टीपल डिवाइस, एक तरीके के कई सारे डिवाइसेस मल्टीपल डिवाइसेस, और कई सारे टाइप के डिवाइसेस इज नोन एज मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है एपेरेंट पूल। आपको एपेरेंट शब्द का मतलब पता है, जो साफ साफ नजरों से दिखाई दे जाए उसे कहते हैं एपेरेंट। जैसा आपने टैक्स में भी देखा, एपेरेंट मिस्टेक्स होती हैं कि भाई साफ साफ दिख रही है कि ये गलती हुई है। तो एपेरेंट का मतलब होता है साफ साफ सामने से नजर आने वाली चीज। और पूल का मतलब होता है कलेक्शन। पूल का मतलब होता है कलेक्शन। तो अगर अब मैं इसको देखूं तो मुझे क्या दिखेगा कि ये क्या है? साफ साफ नजर आने वाला एक कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कहां से? कई सारे डिवाइसेस से और कई सारे टाइप ऑफ डिवाइसेस से, जिनको एक ही सर्वर मैनेज करता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं जीमेल का, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जीमेल का या गूगल ड्राइव का, जहां पे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डेटा है कई सारे यूजर्स का, जिनको एक सर्वर गूगल मैनेज करता है। जीमेल को भी गूगल मैनेज करता है, गूगल ड्राइव को भी गूगल मैनेज करता है। तो वो क्या है? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। देखो यहां पे हमने एक बात कही कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की वजह से हम अपना डेटा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसमें मुझे कहां से? अराउंड द वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहो, अपना जीमेल लॉगिन करो,
वहां से अपना डेटा एक्सेस करो, डिलीट करो, चेंज करो, कुछ भी करो, और आपको स्टोरेज एरिया नेटवर्क, देखो इस शब्द की चर्चा पूरे सब्जेक्ट में केवल यही हुई है, वो भी सिर्फ एक लाइन में, कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है किसकी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और पूरे सब्जेक्ट में इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई है। आगे चल के चैप्टर नंबर 3 में जब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे लैन, मैन और वैन, लेकिन तब भी स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात नहीं आएगी। बेटा स्टोरेज एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही स्टोरेज, जैसे अब आज कुछ ज्यादा ही टेक्निकलिटीज हो जाएंगी ना, झेल लेना प्लीज। हो गई है मुझे पता है, लेकिन क्या करें बेटा, एक शब्द होता है, मैं आपको बता रही हूं कि अगर इनके मैं सिर्फ शब्दों को आपको बताऊं तो मुझे 10 क्लास चाहिए, और सर कहते हैं EIS है ही कितना, आप 5 छोटे छोटे चैप्टर हैं, इतना पतला सा मॉड्यूल है उसका, और उसको 20 क्लास, और क्या। मैं आपको सच बता रही हूं, अगर मैं इसके केवल वर्ड्स आपको बताऊं तो मुझे 8 से 10 क्लास लग जाएगी। अगर एक्चुअली आप चाहते हैं कि आप मॉड्यूल पढ़ें और आपको हर एक शब्द समझ में आ जाए, तो उसके लिए मुझे 10 क्लास चाहिए आपको सिर्फ ऐसे वर्ड्स बताने के लिए। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, इस बात को पूरा करने के लिए यहाँ पे बताना पड़ेगा। इंटरनेट, बेटा 2 शब्द हमने देखा है, इंटरनेट, ये तो अभी तक चर्चा नहीं हुई है। जब भी किसी भी शब्द के आगे नेट आता है ना, इसका मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। जब भी आपको किसी भी शब्द के आगे शब्द नेट दिखता है तो इसका मतलब होता है नेटवर्क। इसका मतलब व्हेन देयर इज कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। इसका मतलब जब कई सारे नेटवर्क्स का आपस में कनेक्शन होता है तब उसे कहते हैं इंटरनेट। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है विदिन। इसका मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो मैंने केवल अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है और उसमें केवल मेरे ही एम्प्लॉयज होंगे, लेकिन इनको इस 4 दीवारी के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने यहां मुंबई में अपना बेस सेट किया है, लेकिन मेरा बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, लेकिन वो है किसका एम्प्लॉय? मेरा, तो वो इस नेटवर्क से जुड़ के इस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को एक्सेस कर सकता है। दैट इज विदाउट द लिमिटेशन ऑफ द एरिया, दैट इज नोन एज विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आप एग्जांपल दे सकते हैं उसका इंट्रानेट। इसका मतलब डेटाबेस तो कहीं और मेंटेन है, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन आप मेरे बंदे होने चाहिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे होने चाहिए। कहीं भी जाओ वहां से उसको डेटा को एक्सेस कर लो। दैट इज नोन एज इंट्रानेट। दैट इज द नेटवर्क which has been established by a particular organization for its own employees. That is known as intranet. बोलो ठीक है, ठीक है। Sometimes the user are even not aware about the server. हमें नहीं मालूम कि जीमेल का सर्वर कहाँ है, लेकिन स्टिल हमने वहां पे डेटा को स्टोर किया हुआ है। अब ये लाइन देखेंगे, it is described as abstracting the logical storage from physical storage. मैंने आपको जब एक्सेस के बारे में बताया था तो बताया था 2 एक्सेस होती है। मैम हम आपका मोबाइल छू लें, फिजिकल एक्सेस। मैम हम उसके अंदर का डेटा छू लें, लॉजिकल एक्सेस। याद है आपको? एब्स्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है ट्रीटिंग समथिंग which is not present in reality. इसका मतलब लॉजिकल स्टोरेज क्या है बेटा? वो चीज जो एक्चुअल में नहीं है, आप उससे भी काम चला सकते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है। उसके लिए आपको फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं है। फिजिकल स्टोरेज का मतलब पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क,
उसे कहते हैं फिजिकल स्टोरेज। और लॉजिकल स्टोरेज का मतलब स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ऐसी जगह जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन वहां पे डेटा स्टोर किया गया है। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम फिजिकल, आप कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के 4 पॉइंट्स। नंबर 1, ये होता क्या है? पूल ऑफ डेटा। किसका किसका? मल्टीपल डिवाइसेस एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। कौन मैनेज करता है? एक ही सर्वर। ये क्या अलाउ करता है? कहीं भी दुनिया में बैठे हुए अपने डेटा को यूज कर लो। अब चाहे उसको एक्सेस करो, सिंपली देखो, एडिट करो, डिलीट करो, ऐड करो, तुम्हारी मर्जी। और ऐसे में स्टोरेज का कोई या एरिया का कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने आपको इंटरनेट के एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद यूजर को कई बार सर्वर के लोकेशन का पता भी नहीं होता, उसके बाद भी वो यूजर वहां पे डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज, दैट इज वी आर गोइंग टू रिप्लेस द लॉजिकल स्टोरेजेस फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज। दया आ रही तुम्हारे ऊपर यार। सुनो, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का 15% हिस्सा है। नाउ वी हैव लेफ्ट, अरे नहीं पढ़ा रही भाई, सुन तो लो। नाउ वी हैव लेफ्ट विथ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, BYOD। हाँ, और भी रह गया चैप्टर नंबर 4 में। देखो मैंने पहले ही दिन कहा था चैप्टर नंबर 4 की जितना लंबा इसका नाम है वो चैप्टर भी उतना लंबा है। चलिए बताएं वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा बनाना जो असली में नहीं है लेकिन असली के जैसा काम कर सकता है। ठीक है, बड़ी चीजों को छोटा छोटा कर देना, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा कर देना। 5 एरियाज: सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, उसके बाद ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, पोर्टेबल वर्क स्पेस एंड पोर्टेबल एप्लीकेशंस। 3 टाइप्स: हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज। हार्डवेयर के 4 पॉइंट्स बताओ। ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन, क्रिएटिंग समथिंग आर्टिफिशियल विच कैन वर्क लाइक एन एक्चुअल डिवाइस। सॉफ्टवेयर कौन सा? हाइपरवाइजर, बड़ी चीजों को छोटा करना, छोटी चीजों को बड़ा करना। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में आपने देखा हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा कि फिजिकल नेटवर्क का बर्डन कम करने के लिए वर्चुअल बनाएंगे, बड़े से नेटवर्क को छोटे में कन्वर्ट करेंगे, छोटे को बड़े से कन्वर्ट करेंगे। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन ने कहा कि ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन जहां पे कई सारे लोगों की डेटा स्टोर्ड है लेकिन उसको मैनेज एक ही सर्वर करता है और वो हमें अलाउ करता है कि स्टोरेज एरिया के कॉम्प्लेक्सिटी के बिना भी दुनिया में कहीं से भी आप अब इस अपने डेटा को एक्सेस करो, चाहे उसमें एडिशन करो, डिलीशन करो, उसको आर्कीव करो, कुछ करो, आपकी टेंशन है। उसके बाद हमें लोकेशन ऑफ द सर्वर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड वी वांट टू ट्राई टू एब्स्ट्रैक्ट द लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज। ठीक है, ठीक है। कैसे कर रहे हो यार? 11:35 हुए हैं अभी तो। अच्छा, पुराना कुछ रिवाइज कर लेते हैं, नया नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, हाँ एसएम, चलो एसएम निकालो, चलो एसएम निकालो, चलो। यार पता है क्या है एसएम ना, तुम फिर भी नहीं भूल जाओगे यार बहुत। अभी सोचो, आप ही में से कल मुझे कोई कह रहा था कि पॉइंट्स तो याद है लेकिन उसके ऊपर की हेडिंग गायब हो रही है। तो अभी तो जबकि 2.5 चैप्टर हुए हैं और ऐसा ही इतना ही, इससे 2 गुना अभी और 2.5 आना बाकी है। तो सोचो बेचारे एसएम का क्या होगा। ये एसएम चैप्टर नंबर 7 और 8, क्योंकि पहले दूसरे को बार बार फिर भी देखा हुआ है। 7 और 8, भरत भैया, जिसकी भी गर्दन ज्यादा लचक रही है और जिसके भी किराए का मोबाइल है
जिसको आज ही वापस करना है यूज कर लो, नहीं तो किराया वेस्ट हो जाएगा, तो देख लेना उसको थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बेटा प्लीज, चैप्टर नंबर 7 वी हैव स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर्स, राइट। एक मिनट, बात क्लियर है ना। चैप्टर नंबर 7 हम बात कर रहे हैं, और जिनको कोई भी परेशानी है वो अपना मुंह बंद करके बैठे हैं बिल्कुल। पहला कौन सा? वाइड एट द टॉप, नैरो एट द मिडिल, वाइडेस्ट एट द बॉटम। ये तीनों का ही मतलब हमें पता है कि जितना जिसका स्पेस है उतनी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, राइट। हमें क्या करना है? टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट पॉसिबल विद द यूज ऑफ आईटी। ठीक है, करना क्या है? जिससे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो वो काम जनरल लोग भी कर पाएंगे जो स्पेशलाइज लोग कर पाते हैं। लेकिन नुकसान क्या है? पैसे बहुत लगेंगे टेक्नोलॉजी में। दूसरा, एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे? कहीं ना कहीं उसकी परेशानी होगी। उसके बाद रिस्क ऑफ लॉस ऑफ जॉब्स, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा। फिर सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर ने क्या कहा? मेरा तो नाम ही सिंपल है, इसका मतलब मेरे पास कोई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसके पास डिसीजन लेने का अधिकार है। तो फायदा क्या है? जल्दी डिसीजन ले लेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? अकेला आदमी हर बारे में नहीं सोच सकता है, एक्सपेंशन करने में मुश्किल होगी। फंक्शनल, this divides the organization on the basis of particular functions on the departmental basis, specialization of the work, cost effectiveness। ठीक है, उसके बाद दिक्कत, प्रमोशन स्लो है तो मोरल भी स्लो है, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा है, और कई बार इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को ओवरकम कर देते हैं। उसके बाद देखो मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने देखा है कि थोड़ा सा टिपिकल भी, और इसके ऊपर अलग से कुछ बातें लिखी गई है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, याद है आपको? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में उसने कहा कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड दैट डील्स विद द डुअल एक्टिविटी कंट्रोल। इसका मतलब फंक्शनल भी और प्रोजेक्ट वाला भी। इन्होंने कहा आसान इसलिए है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे बढ़ता है तो काम एक्सपेंड जल्दी होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी आसान हो जाती है। लेकिन एक तो अगर फंक्शनल और प्रोजेक्ट मैनेजर भिड़ जाएं तो वो अपने मेंबर्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, और कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी कंट्रोल को करना आसान नहीं है। डेविस और डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल वर्क है। डेविस और लॉरेंस ने 3 बातें बताई। पहले सबको मना लो, क्रॉस फंक्शनल टास्क, जब मान जाए तो प्रोडक्ट बना लो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और जब बन जाए तो मैट्रिक्स इधर उधर कर दो, मैच्योर मैट्रिक्स। नेटवर्क, नेटवर्क ने कहा कि भाई मैं खुद नहीं बनाऊंगा, आउटसोर्सिंग करूंगा और मैं केवल ब्रांड मैनेजमेंट करूंगा। तो आसान क्या होगा? ज्यादा लोग नहीं रखने पड़ेंगे, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगी, ज्यादा सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं होंगे, और एक्सपेंशन आसान होगा। दिक्कत क्या है? नो हाउ लीक हो जाएगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और जितना ज्यादा फैला लोगे उतना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। डिविजनल 4 बातों में बेस्ड है, प्रोडक्ट, लोकेशन, प्रोसेस और कस्टमर्स। इन चारों के बेसिस पे डिवीजन ए, डिवीजन बी। आसान क्या है? वही बात है, इंडिविजुअलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी, रिजल्ट, मोरल लोगों का अच्छा होता है क्योंकि यहाँ प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिक्कत तो मेन दिक्कत डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और एक लेयर जबरदस्ती की बढ़ गई तो पैसे भी सैलरी के काफी बढ़ जाएंगे। एसबीयू स्ट्रक्चर, एसबीयू स्ट्रक्चर ने हमें बताया कि पहले लोग देखो, डिवीजन का ऊपर वाला हिस्सा है वो बड़े लेवल का, सारे कॉर्पोरेट लेवल मिलके पहले एसबीयू बनाते हैं और एसबीयू के बाद डिवीजन का फॉर्मेशन होता है। फिर लीडरशिप,
लीडरशिप, लीडरशिप ने हमें बताया दैट इट इज अ activity based on the motivation and encouragement of the employees in the team to get the best out of them. ठीक है, फिर रोल क्या है उनका? Staying on the top and see what is going wrong. ऊपर रहो, फ्रंट से लीड करो और देखो गड़बड़ क्या है. सबको एस्पिरिट डी कॉर्प्स के लिए मनाओ, दैट इज स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन. उनको मनाओ कि कैसे चेंजेस होंगे तो हमें कैसे उसको करना चाहिए, रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द चेंज. उसके बाद वर्क एथिक्स एंड कल्चर एंड करेक्टिव एडजस्टमेंट्स. दो टाइप्स, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल. जो चल रहा है उसको बेहतर ढंग से चलाओ, ट्रांजैक्शनल. उसको पूरा बदल दो, ट्रांसफॉर्मेशनल. ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर. एकदम आसान बात. जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है, रिटर्न लेता है, एंटरप्रेन्योर. और जो उसको मैनेज करता है दैट इज इंट्राप्रेन्योर. इंट्राप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद खत्म. चलो बस, इको की क्लास में आफ्टर ऑडिट्स क्लास, राइट.